गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग रियली वेल। आप सब बहुत बढ़िया होंगे, तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। लेट्स ऐड अनदर पार्ट इन IUPAC नॉमेनक्लेचर। ओके, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने IUPAC नॉमेनक्लेचर में नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड को पढ़ा था। आज हम उसी नॉमेनक्लेचर को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर। ठीक है, सबसे पहला लिखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर। ओके, नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर में सबसे पहले ये जो जानना जरूरी होगा कि एक्चुअली नॉमेनक्लेचर होता है, एस्टर होता क्या है, यानी एस्टर का आपको जनरल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, फाइनली ये आपका एस्टर, ठीक है, RC डबल बॉन्ड OOR, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर। ये R बदल सकते हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका जनरल स्ट्रक्चर किसका है? एस्टर का। अब अगर आप इसको देखें, इसके नाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कुछ सोचने का प्रयास करें तो जरा देखिएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये R कुछ बदल सकता है, इसे मैं R1 बोल दूं, ये दोनों R सेम है, ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, समझ रहे हैं? मतलब अभी R है, फिर कभी ये R कुछ अलग होगा, ये कुछ अलग होगा, मतलब ये दोनों आपस में बदल सकते हैं। फाइन, अब हम बात करते हैं कि इस एस्टर का जो जनरल स्ट्रक्चर एस्टर हम लोगों ने लिया है, अगर हम लोग इस जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर का नाम लिख लें तो हम लोग सारी बातों को जनरलाइज कर पाएंगे। तो मैं इसका नाम लिखने के लिए सोचता हूं, जैसे आपने इसको, अगर मैं बोलूं कि सबको भूल जाइए, पहले आप इसको बताइए ये क्या है, ये क्या। अगर आपको मैं बोलूं ये क्या है तो आप तुरंत बता पाओगे, सर ये तो कोई एल्किल ग्रुप है। ये क्या है? कोई एल्किल है। बेटा जैसे आपने इसको बोला ये एल्किल है, वैसे मैं बोलूंगा जरा इसको बताओ ये क्या है, ये। ठीक है, अगर मैं बोलूं वो एल्किल है तो आप पूछो इसको क्या पढ़ेंगे, इस पूरे पार्ट को क्या पढ़ेंगे। ठीक है, इस पूरे पार्ट को, ठीक है, इस पूरे पार्ट को क्या पढ़ेंगे? तो इस पार्ट को पढ़ते हैं एल्केनोएट। ध्यान दीजिए, इस पार्ट को क्या पढ़ेंगे? इस पार्ट को पढ़ते हैं एल्केनोएट। ध्यान दीजिएगा, एल्केनोएट, यानी इस पार्ट को पढ़ते हैं एल्किल और इस पार्ट को क्या पढ़ते हैं? एल्केनोएट। अगर मैं पूछूं इसका पूरा नाम बताओ, अगर मैं बोलूं अब इसका पूरा नाम बताओ। अब ध्यान से देखना है, इसको आपने पढ़ दिया एल्किल, जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली लगा हुआ उसे क्या पढ़ दिया आपने? एल्किल। अच्छा, RCO इस वाले पार्ट को इस केस में एल्केनोएट पढ़ते हैं, एल्केनोएट। अब इसका पूरा नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा एल्किल। एल्किल आपको पहले लिखना होगा, यानी जो ऑक्सीजन से लगा हुआ वाला पार्ट होगा वो पहले लिखना होगा एल्किल, और लास्ट उसके बाद आपको क्या लिखना होगा? एल्केनोएट। यानी एल्किल एल्केनोएट जो है आपका IUPAC नाम है जनरल एस्टर का। ठीक है, ये जनरल एस्टर का नाम क्या हो गया? IUPAC नाम क्या हो गया? एल्किल एल्केनोएट। ये एल्किल जो है पहले लिखना है और बाद में पेरेंट चेन के साथ जो है वो एल्केनोएट लिखना है। ये एक जनरल नाम हो गया किसी जनरल स्ट्रक्चर का। ठीक है, इसे आप देख लीजिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल के साथ बातों को थोड़ा सा और बेहतर समझते हैं। देख लीजिए, फिर मैं से हटा रहा हूं। जैसे अगर मैं आपसे एग्जाम्पल पूछूं कि भैया पहले ये बताओ क्या ये एस्टर है, क्या ये एस्टर है, तो आप तुरंत बता दोगे हाँ सर कि ये RCOR। भैया ये लिंकेज होना जरूरी है एस्टर में, ये लिंकेज, और दोनों तरफ RR। ठीक है, अच्छा, अब ये बात तो आप समझ गए कि एल्किल है। अब इसका नाम लिखने के लिए मैंने क्या बताया था? जनरल नाम एल्किल एल्केनोएट। इस बार एल्किल क्या है? ये क्या है? मेथिल। इस बार ये एल्किल क्या है? मेथिल। और यार एल्केनोएट क्या है? एल्केनोएट ये है 1 2, 2 कार्बन का जो चेन बन रहा है वो एल्केनोएट में जा रहा है। अब इसका मैं चाहता हूं IUPAC नाम लिखिए, ऑलवेज द पैरेंट चेन गो विद द CO के साथ ही ये का पैरेंट चेन जाएगा, इसे आप फोकस नहीं करेंगे। अब जरा बोलिए एल्किल की जगह क्या लिख देंगे? मेथिल। फाइन, मेथिल लिख देंगे। अच्छा, एल्केनोएट कितने कार्बन है? 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लिखते हैं? एथ, यानी एथेनोएट। मेथिल एथेनोएट, दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, मैं अगर कुछ और एग्जांपल्स लिख दूं,
जरा देखो इसे, क्या ये भी एक एस्टर है? बिल्कुल। यहाँ पे अब यहाँ पे आर आर एच हो गया, लेकिन अभी भी ये एस्टर ही है, ध्यान देना है। ये आर एच हो सकता है, लेकिन जो दूसरा वाला आर था वो एच नहीं हो सकता, ठीक है। ये एस्टर है, ठीक है। अब इसके लिए क्या लिखेंगे? ये इसको पहले लिखना होगा, क्या? इथाइल। इथाइल, फिर एक कार्बन का पैरेंट चेन इसमें है, देखिए इसमें एक ही कार्बन है। इथाइल, एक कार्बन के लिए मेथ यानी मेथेनोएट, इथाइल मेथेनोएट, ये इसका नाम हो गया। ये कुछ हमने और स्टर्स ड्रा कर दिए हैं, इसे आप खुद ट्राई करें, पॉज द वीडियो, उसके बाद अपने आप चेक करें। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? पैरेंट चेन सेलेक्ट करना होगा इस तरह से। पैरेंट चेन यानी ये अपना एल्केनोएट को आपने नंबर कर दिया। अब सबसे पहले किसको लिखेंगे? मेथिल लिख दिया। मेथिल 3 कार्बन है तो प्रोप O8 लिखते हैं, प्रोपेनोएट। क्या लिख दिया? मेथिल प्रोपेनोएट। ओके, इधर क्या लिखना है? फिर से आपको पैरेंट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, 1 2 3, ये आपने पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया, यानी ये एथिल वाला पार्ट इधर है। क्या लिखना होगा? एथिल प्रोपेनोएट, एथिल प्रोपेनोएट, ठीक है। कुछ यहां पे लिखे गए हैं, ठीक है। इसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स भी आ गए हैं, 1 2 3 4। अच्छा, अब डाउट्स लोगों के दिमाग में आता है कि सर पहले ब्रोमो को लिखें या क्लोरो को लिखें या एथिल को लिखें। तो ध्यान रखना भैया, सबसे पहले आपने आईयूपीएसी नामन में जो एस्टर का पढ़ा तो उसमें क्या लिखा? एल्किल एल्केनोएट। तो सबसे पहले एल्किल को लिखना है। एल्किल को लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? एथिल। एथिल लिख दिया। अब इसमें आप नंबर के साथ जो भी पोजीशन अवेलेबल है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, कितने कार्बन है? 4, यानी ब्यूटेनोएट। तो ये आपका इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हुआ। सिमिलरली इसको आप लिखें 1 2 3 4, ठीक है। यानी सबसे पहले फिर से इस ऑक्सीजन से लगा हुआ एल्किल पार्ट पहले आएगा, क्या? एथिल, फिर 2 एथिल ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट। तो ये थे नॉमेनक्लेचर एस्टर, यानी एस्टर को पहले सबसे पहले आपको पहचानना होगा। RCOOR एस्टर होता है, ठीक है। जो हम लोगों ने ये एस्टर लिखा, ये फॉर्मिक एसिड का एस्टर है, ठीक है। तो ये स्पेशल टाइप का एस्टर है, यानी जो यहाँ पे ROR लिखा था उस टाइप के लिंकेज में आपको COO जो होना जरूरी है। एस्टर को आई होप अब आप पहचान गए होंगे। एस्टर को अगर आप पहचान गए होंगे तो उसका नाम लिखना भी हम लोगों ने सीख लिया है। एल्किल एल्केनोएट की हेल्प से सबसे पहले एल्किल पार्ट को लिखेंगे, फिर पैरेंट चेन के साथ एल्केनोएट, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फिर कुछ आगे बढ़ते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा यार प्रैक्टिस की जरूरत है हमें। तो आपको मैं लगातार बोलता आ रहा हूँ, लगातार बोलता आ रहा हूँ, कीप डूइंग प्रैक्टिस। लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्लियरिटी उतनी ज़्यादा आएगी। एक साथ आप 40-50 कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिख डालिए, बैठ जाइए, तो 1 घंटा 1.5 घंटा समय देके 100-200 आपके पास जो भी क्वेश्चन पड़े हों सबके छोटे बड़े सबके नाम लिख डालिए। लिखते 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 आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप क्या है, किसकी पोजीशन है। जैसे अभी अभी लोगों को पैनिक लग रहा होगा कि कैसे कैसे रूल्स को याद रखें, तो आपको अब आइडिया लग गया होगा कि सर किसी रूल को याद नहीं करना होता। फाइनली जितना अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा वो क्लियरिटी होती रहेगी, ठीक है। फाइन। अब एस्टर के बाद हम लोग एक दूसरे फंक्शनल ग्रुप पे आते हैं, एमाइड, एसिड एमाइड। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू फैमिलियर अबाउट एमाइड। हम लोगों ने सीनियरिटी टेबल में उसका जिक्र किया है। तो नेक्स्ट लिखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड एमाइड। अच्छा, एसिड एमाइड का अगर मैं जनरल स्ट्रक्चर बोलूं तो कुछ इस तरह से C+O_N, याद है, कुछ इस तरह से एमाइड होता है, ठीक है। एमाइड होता है। एमाइड को एग्जैक्टली 3 तरीके से हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि एमाइड जो है इस इनके साथ अलग अलग तरीके से। तो अगर मैं सबसे पहला बोलूं इसमें कौन कौन सा, तो मैं बोल रहा हूं प्राइमरी एमाइड। प्राइमरी एमाइड का सेंस क्या है? कोई R होगा, C डबल बॉन्ड होगा, उसके साथ ही होगा NH2। RCONH2 को मैं प्राइमरी एमाइड बोल रहा हूं। अच्छा, अगर कोई बोले कि भैया दूसरा क्या बोल रहे हो आप,
दूसरा मैं बोल रहा हूं सेकेंडरी एमाइड। अच्छा, सेकेंडरी एमाइड का सेंस क्या होगा ये भी आपको पहचानना पड़ेगा। RC डबल बॉन्ड ONH के साथ दूसरा वाला R, यानी NH2 पूरा का पूरा होगा तो उसे प्राइमरी एमाइड बोलेंगे, NH होगा तो उसे सेकेंडरी एमाइड बोलेंगे, और इसी के साथ तीसरा भी क्लासिफाई होगा टर्शरी एमाइड। टर्शरी एमाइड में अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, यहां N के साथ क्या लगा होगा, 2 एल्किल ग्रुप लगे होंगे। तो फाइनली आपको 3 तरीके के एमाइड मिलेंगे। सबसे पहला RCONH2 सिंपल एमाइड, इसे सिंपल एमाइड बोले या प्राइमरी एमाइड बोले। RCONHR इसे सेकेंडरी एमाइड पढ़ेंगे। RCONRR, ठीक है, ये से टर्सरी। अब फिर से वही बात बता रहा हूं भैया कि ये R कुछ भी होता रहेगा, इस R को भी कुछ भी होता रहेगा, लेकिन ये R कभी कभी अलग अलग हो सकते हैं। एथिल मेथिल, मेथिल मेथिल, प्रोपिल ब्यूटिल, ये बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पूरा का पूरा NH2 है तो उसे प्राइमरी बोलेंगे, NH है सेकेंडरी बोलेंगे, केवल नाइट्रोजन है तो उसे क्या पढ़ेंगे, टर्शरी एमाइड, ठीक है। तो फाइनली 3 तरीके के एमाइड हम लोगों को यहां पढ़ने हैं, ठीक है। इसे आप देख लीजिए, उसके बाद हम एक एक करके उसके नाम पे वापस आते हैं। प्राइमरी एमाइड के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। प्राइमरी एमाइड जैसा कि भी हम लोगों ने ड्रा किया था, RC डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है, ठीक है। अब ये जैसे हम लोगों ने एस्टर का जनरल स्ट्रक्चर लिखा था, उस जनरल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग उसका जनरल नाम लिखा था, वैसे भैया हम लोग चाहते हैं कि इस एमाइड का भी हम एक जनरल आयुपैक नेम लिख लें, जिसकी हेल्प से हम किसी भी पैरेंट चेन कितना भी बड़ा एमाइड हो उसका आसानी से उसका नाम लिख सके। आई होप दिस इज इनफ। जैसे क्या मैं बोल रहा हूं, इसे आप देखेंगे तो नंबरिंग हमेशा पहले कार्बन को नंबरिंग इसी को करेंगे, ठीक है, इसी को नंबरिंग करेंगे, सबसे पहला कार्बन यही होगा। अब इधर कितना है 2 3 4 आप उसका आप जितना भी बढ़ता चला जाए, लेकिन यही नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब इसका मैं जनरल नाम में अगर लिखना चाहूं, इसका आयुपैक नेम, तो कुछ मैं इसको इस तरह से लिख लूंगा, इसका नाम होगा एल्केनामाइड। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम होगा एल्केनामाइड। मैं बहुत ज्यादा इसको फैलाना नहीं चाहता, बहुत ज्यादा इसको डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहता, बस आपको आराम से समझना होगा। ये आपको अगर आप देखें तो एल्केन है, मतलब जितना नंबर का कार्बन का होगा उतना वर्ड रूट, और लास्ट में इसके एमाइड आएगा, यानी 2 टर्म्स यहां पे नजर आएंगे, एल्केन एंड एमाइड। बिना देरी की अगर मैं कुछ एग्जांपल्स को पिक करूं, जैसे अगर मैंने सीधे सीधे ये एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है एल्केनामाइड, तो सबसे पहले यू हैव टू बी नंबर, सबसे पहले आपने नंबर देना होगा पैरेंट चेन को। कितने कार्बन का पैरेंट चेन है, 1, तो इसे क्या पढ़ेंगे, एक कार्बन के लिए एल के यहां लिखा है तो ये क्या होगा, मेथ। एल्केन है तो क्या होगा, मेथेन, और लास्ट में क्या है, एमाइड, तो इसका नाम बताइए स्टूडेंट्स, क्या नाम हो जाएगा, मेथेनामाइड। एग्जैक्टली, मेथेनामाइड, ठीक है। यू हैव टू बी रिमेंबर दैट कि इसका यार एक कॉमन नेम होता है। अगर मैं बोलूं ये किसके पेरेंट से बना होगा, ठीक है, फाइनली ये भी एसिड डेरिवेटिव है। अब यहां पे आपको ये नहीं सोचना है कि सर ये एसिड डेरिवेटिव क्या होता है। फाइनली भैया हमारे सिलेबस में 4 एसिड डेरिवेटिव है, समझ रहे हैं आप। सबसे पहले एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर और एसिड एमाइड। तो ये एसिड एमाइड है, ये चौथा डेरिवेटिव है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बना है। अब मैं वहां पे नहीं जाऊंगा ये कैसे बना होगा फाइनली, ठीक है, लेकिन ये एसिड एमाइड का डेरिवेटिव ही है, ठीक है। एसिड एमाइड एसिड का डेरिवेटिव है, फाइन। तो ये फॉर्मिक एसिड का भैया डेरिवेटिव है। अगर यहां से मैं NH2 हटा के OH लगा दूं तो ये क्या है, फॉर्मिक एसिड है, कॉमन नेम। और दूसरी बात बोलो तो ये मेथेनोइक एसिड है, तो मेथेनोइक एसिड से मेथेनामाइड बना दिया, और इसका एक कॉमन नेम होगा फॉर्मामाइड। ध्यान दीजिएगा, ये भी एक्सेप्टेबल है, दोनों नाम आप ध्यान रखेंगे, मेथेनामाइड या फॉर्मामाइड। लेट्स पिक अप वन मोर एग्जांपल, लुक एट दिस। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके भी आप नंबरिंग कर लीजिए पैरेंट कार्बन चेन के 1 2, जैसे आपने ये नंबरिंग कर लिया। उसके बाद इसमें क्या, जैसे यहाँ एल्केन था, यहाँ 2 कार्बन का क्या आया,
एथेन, सॉरी एथेन और लास्ट में अमाइड, क्या हो जाएगा? एथेनामाइड, एथेनामाइड, एथेनामाइड। ठीक है। सिमिलरली ये अगर बात करें तो एसिटिक एसिड का डियर स्टूडेंट्स, ये एसिटिक एसिड का अमाइड है। जैसे NH2 की जगह मैं OH लगा दूं तो एसिटिक एसिड हो जाएगा। अच्छा, एसिटिक एसिड का अमाइड फार्मिक एसिड का अमाइड फार्मामाइड, एसिटिक एसिड का अमाइड एसिटामाइड, एसिटामाइड। आई होप दिस इज ओके एंड वेरी मच क्लियर। लेट्स टेक अनदर। ठीक है, अगर आप इसको देखें फिर से वही आपको पैरेंट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। 1 2 3, क्या लिखें इसमें? प्रोपेनामाइड। ओके, दिस वन नंबर कर दीजिए 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा? पेंट, क्या? 2 इन 1 एमाइड। अच्छा, कोई ऐसे लिखना चाहे क्या दूसरा इस तरह से? पेंट 2 इनामाइड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी सही होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था ओइक एसिड में 1 का पोजीशन बताना जरूरी नहीं है, ऑयल क्लोराइड में इसका पोजीशन बताना जरूरी नहीं है। ठीक है, O8 में इसका पोजीशन बताना जरूरी नहीं था, वैसे एमाइड में भी 1 का पोजीशन बताना जरूरी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों नाम कोई आप ने लिखा, दोनों सही है। ठीक है, तो गाइज इस तरह से हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ एमाइड पढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक? प्राइमरी एमाइड। ठीक है, अब ऐसे आप कुछ भी बढ़ता चला जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स बढ़ते चले जाएंगे, तो मैं उन सबको कलेक्ट नहीं कर रहा हूं बिकॉज वीडियो बड़ा हो जाएगा। आपके पास बुक्स होंगे, आपके पास असाइनमेंट होंगे, DPP होंगे, यू हैव बहुत सारे आपके पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम पड़े होंगे यार, तो यार वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे क्लियरिटी उतनी ज्यादा आएगी। मैं दूसरे पार्ट पे वापस आता हूं। टर्शरी एमाइड को आप पहले से पहचानते हो। ठीक है, RCON के साथ 2 एल्किल ग्रुप लगे होंगे, इसे हम क्या बोलेंगे? टर्शरी एमाइड। अब फिर से देखते हैं टर्शरी एमाइड का नाम क्या लिखेंगे। तो आपको टूल्स पता चल गया होगा, तरीके पता चल गए होंगे। क्या तरीके? N के साथ जब एक एल्किल लगा था, मैं किसकी बात कर रहा हूं? सेकेंडरी एमाइड की। N के साथ जब एक एल्किल ग्रुप लगा था तो उसे N एल्किल एल्केनामाइड लिख देते थे। अच्छा, इस बार एल्किल से 2 अलग अलग ग्रुप लगे हुए होंगे। अच्छा, 2 अलग अलग ग्रुप लगे हुए होंगे तो कभी अच्छा दोनों सेम भी होंगे, कभी दोनों अलग अलग होंगे। अच्छा, फिर क्या लिखेंगे? N, अगर दोनों सेम है तो क्या लिख देंगे? डाई एल्किल, N, डाई एल्किल एल्केनामाइड। फिर अच्छा, अगर दोनों अलग अलग होंगे फिर क्या करेंगे? जैसे अगर एक मेथिल है एक एथिल है, फिर भैया उस केस में अल्फाबेटिकली N के साथ लिखेंगे। सपोज दैट इसमें मेथिल है इसमें एथिल है, फिर क्या लिखेंगे? N एथिल N मेथिल एल्केनामाइड। ठीक है, यानी अगर दोनों सेम है यानी दोनों आइडेंटिकल हैं तो N, डाई लगा देंगे। अगर दोनों अलग अलग हैं तो उसके साथ अल्फाबेटिकली N के साथ लिखेंगे। ठीक है, मैं इसका जनरल नाम लिख के बता दे रहा हूं। जैसे इसका अगर मैं पूछूं कोई जनरल नाम क्या होगा, तो हमेशा जैसे अभी तक करते हैं क्या लिखेंगे? N, डाई एल्किल, N, डाई एल्किल एल्केनामाइड। ध्यान दीजिएगा, मैंने इस जनरल स्ट्रक्चर का ये IUPAC नाम हमने लिख दिया। फिर से मैं बोल रहा हूं कि ये डाई तब आएगा भैया जब ये दोनों आइडेंटिकल होंगे। अगर दोनों आइडेंटिकल नहीं होंगे तो N के साथ दोनों एल्किल का अलग अलग नाम आएगा विथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लेट्स पिक अप सम मोर एग्जांपल्स।
जैसे ये हमने लिख दिया, इसमें जरा आप देखेंगे पैरेंट चेन क्या होगा, यही पैरेंट चेन होगा एक कार्बन का। अब N के साथ दोनों सेम ग्रुप लगे हुए हैं, इसके इसीलिए इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, N, डाई मिथाइल मेथेनामाइड, क्या हो जाएगा, मेथेनामाइड। ध्यान दीजिएगा इसका नाम DMF पढ़ते हैं, मैं आपको जीओसी में इसके बारे में बताऊंगा। DMF पढ़ते हैं, ये एक एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, बिरा अभी सोचे नहीं ये प्रोटिक क्या होता है, ये DMF पढ़ते हैं। DMF का फुल फॉर्म क्या होगा, DMF का फुल फॉर्म क्या होता, डाई मिथाइल F का मतलब भैया ये जिसे हम लोगों ने फॉर्मिक एसिड का ये एमाइड है ना, तो डाई मिथाइल फॉर्मामाइड पढ़ते हैं इसे। ध्यान दीजिएगा शॉर्ट नेम इसका DMF होता है, जिसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। ये एक सॉल्वेंट होता है जो एप्रोटिक सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं इसे। जस्ट रिमेंबर दैट। कुछ अगर हम लोग और एग्जांपल्स लें, जैसे ये हमने ले लिया एग्जांपल, इसमें जरा देखिए फिर से एमाइड दिखा 1 2 3, लेकिन इस बार N के साथ जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, एल्किल ग्रुप्स लगे हुए हैं, वो क्या है, अलग अलग है। अच्छा अलग अलग है तो उनको N के साथ लिखेंगे विथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी N एथिल। भाई एथिल और मेथिल में हम पहले जानते हैं अल्फाबेटिकली एथिल सीनियर है, फिर N मेथिल, यानी N के साथ जो लगना था वो लग गया। पेरेंट चेन 3 कार्बन है, उसके साथ एमाइड यानी प्रोपेनामाइड। फाइन। जैसे ये आ गया, इसमें अगर आप देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दिया। और N के साथ दोनों के दोनों आइडेंटिकल एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, तो उसको N कामा N डाई लिख दीजिए। क्या लिख देंगे, N कामा N डाई मेथिल। फिर कितने कार्बन है, हेक्सा। ध्यान दीजिएगा हेक्सा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 2 बार डबल बॉन्ड रिपीट कर रहे हैं। हेक्सा 2,4 डाइनामाइड। ध्यान दीजिएगा N, डाई मेथिल इसके लिए लिखा। हेक्स की जगह मैंने हेक्सा लिखा क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड रिपीट कर रहे हैं। 2,4 क्योंकि दूसरे चौथे पोजीशन पे। डाइइन एमाइड इसीलिए डाइनामाइड लिख दिया, डाइनामाइड। ठीक है, समझिएगा, डोंट टेक इट अदरवाइज। ठीक है, देख लीजिए, फिर इसे हटाते हैं। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि 1 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड और 3 डिग्री एमाइड का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, फाइनली पहचानते कैसे हैं। ये बात अगर समझ में आया, एक बार मैं सबको फिर से रिकैप करा देता हूं, इससे पहले आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फाइनली अभी तक हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर ऑफ एमाइड को देख रहे थे, जिसमें 3 तरीके के एमाइड पढ़ा, एक प्राइमरी एमाइड, सेकेंडरी एमाइड और टर्शरी एमाइड। प्राइमरी एमाइड को पहचानते कहते हैं RCONH2 को, जिसमें प्राइमरी एमाइड जिसे हम बोल रहे हैं इसे एल्केनामाइड नाम ले पढ़ रहे थे। फाइन। दूसरा क्या था, RCONHR, जिसे हम लोग सेकेंडरी एमाइड पढ़ रहे थे, इसका नाम N एल्किल एल्केनामाइड बोल रहे थे। फाइन। उसके बाद तीसरा पढ़ा टर्शरी एमाइड, जिसे हम बोल रहे हैं RCON, फिर 2 एल्किल ग्रुप लगे होंगे। ठीक है, जिसे हम लोगों ने बोला N, डाई एल्किल एल्केनामाइड, जिसके रेफरेंस में हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल भी किए, और भी एग्जांपल आप पिक कर सकते हैं, और भी एग्जांपल अपने तरीके से उसे कर सकते हैं। फाइन। अब हम थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर पे आते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स के बारे में बात कर रहे हैं। एमीन्स का बारे में आपको पहले पता होगा कि कुछ इस तरह से होते हैं एमीन। फाइनली क्यों पता होगा, क्योंकि आपने पीरियोडिक टेबल में इसको देखा है। ठीक है, इसके सफिक्स में एमीन पढ़ते हैं NH2 को, और परफिक्स में एमिनो पढ़ते हैं। अब
फिर से जैसे हम एमाइड के नॉमेनक्लेचर में पढ़ने से पहले ये बात सीख रहे थे कि एमाइड भैया कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के एमाइड होते हैं, वैसे एमीन भी भैया 3 तरीके के होते हैं, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्शरी एमीन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम एमीन्स को पहचानते हैं कि कब किसको प्राइमरी एमीन बोलेंगे, कब सेकेंडरी एमीन बोलेंगे, कब टर्शरी एमीन बोलेंगे। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि एक्चुअली एमीन जो है ये अमोनिया का डेरिवेटिव है। क्या मैंने बोला? ऑल एमीन्स इज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ठीक है, सब अमोनिया से बने हैं। मैं ज्यादा इसमें लिखवाना नहीं चाहता कि क्या आप लिखें क्या नोट करें, बस मैं चाहता हूं आप एक बार रिकॉल करें कि क्या चीजें होती हैं। आप अमोनिया से फैमिलियर हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि कैसे है NH3 को आप पहचानते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली अमोनिया, मैंने बोला कि भैया जितने भी एमीन्स हैं सब डेरिवेटिव किसके हैं? अमोनिया के। अच्छा, मैं बोलूं कि अमोनिया से आप एक H हटा के कोई एक एल्किल ग्रुप ऐड कर दीजिए। जरा देखिए, यहां से NH3 है, एक H हटाइए, उसकी जगह पे R कर दीजिए, तो क्या आप RNH2 को नहीं पाएंगे? RNH2 को नहीं पाएंगे। इसी को भैया हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन। ठीक है, प्राइमरी एमीन को हम लोग 1 डिग्री एमीन भी पढ़ेंगे। ठीक है, मेक श्योर कि आपको ये ध्यान रहे कि प्राइमरी एमीन क्या होता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, अभी बातें बहुत ही हम्बल लगती हैं, बहुत ही आसान लगती है, लेकिन ट्रस्ट मी जब ये हम ग्रुप में पढ़ते हैं, चैप्टर में पढ़ते हैं, तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पे आता है प्राइमरी एमीन का टेस्ट, सेकेंडरी एमीन का टेस्ट, टर्शरी एमीन का टेस्ट। तो यू हैव टू बी रिमेंबर दैट व्हिच एमीन्स इज प्राइमरी एंड व्हिच इज सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, तो RNH2 को क्या बोलेंगे? प्राइमरी एमीन्स। इसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, एक H को मैं बोलूं और हटा दीजिए, एक H को और हटा दीजिए, जैसे आपने यहां से एक H हटाया वैसे एक H को और हटा दीजिए और एक एल्किल ग्रुप और ऐड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? RNHR। ध्यान दीजिएगा, RNHR, इसी को पढ़ेंगे सेकेंडरी एमीन्स, सेकेंडरी एमीन्स। सेकेंडरी एमीन्स को क्या पढ़ेंगे? ऑब्वियसली 2 डिग्री एमीन। तो ध्यान दीजिएगा, NHR, इसको पढ़ेंगे क्या? सेकेंडरी एमीन। अच्छा, इसी प्रोसेस को अगर मैं थोड़ा सा और बोलूं कि भैया आपने RNHR को देख लिया, यहीं से मैं बोलूं कि एक H जो बचा हुआ है फाइनली, उसको हटा के दूसरे एल्किल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, इसी जो आपने बोला था किसे? 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन में से एक H जो इसके पास है उसे हटा के एल्किल लिख दीजिए, तो क्या आएगा? N, R और ये R, यानी नाइट्रोजन के पास 3 एल्किल ग्रुप आ जाएंगे, कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। इसे पढ़ेंगे टर्शरी एमीन। टर्शरी एमीन यानी 3 डिग्री एमीन। ठीक है, इस तरह। ठीक, क्वाटरनरी एमीन भी होता है। ठीक है, क्वाटरनरी एमीन होने का मतलब जैसे कि अब मैं आगे इस तरह से, जैसे कि अगर आप मैं बोल दूं कोई RX है, कुछ इस तरह से रिएक्शन कर जाए। ठीक है, तो फाइनली अभी रिएक्शन को मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूं, इसे बस समझ लीजिए क्या होता है। कुछ इस तरह से RN, यहाँ पे R, यहाँ पे R और ये R। ठीक है, क्योंकि अब इसकी बैलेंस एक्सटेंड कर गई तो ये प्लस आएगा और यहाँ पे X माइनस, ये कोई हैलोजन है RX। ठीक है, एल्किल हैलाइड। ठीक है, ठीक है, अब ये क्वाटरनरी अमोनियम हो गया। क्वाटरनरी एमीन्स, ठीक है, या क्वाटरनरी अमोनियम आयन यानी 4 डिग्री एमीन्स। ठीक है, इस तरह से। फाइनली आपको ध्यान किसको किसको रखना है? हम लोग 3 IUPAC नाम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्राइमरी एमीन्स, ठीक है, सेकेंडरी एमीन्स और ये टर्शरी एमीन। ठीक है, यानी फाइनली आपको पहचानना आना चाहिए। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ, सारे के सारे एमीन्स जो बनते हैं वो अमोनिया से ही बनते हैं। अमोनिया है, एक H हटा के एक R लगा दिया तो ये क्या बन गया? RNH2। यानी पूरा का पूरा अगर NH2 है किसी कंपाउंड में, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, अगर किसी कंपाउंड में NH2 ग्रुप प्रेजेंट है पूरा का पूरा, तो वो क्या होगा?
1 डिग्री अमीन या प्राइमरी अमीन। किसी कंपाउंड में NH2 है, NH2 की जगह NH है, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप कोई भी लगा हो तो वो क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी अमीन या 2 डिग्री अमीन। ऑब्वियसली अगर उसी 2 डिग्री अमीन का जो एक H है उसे हटा के R इंट्रोड्यूस कर दें तो ट्राई एल्किल हो जाएगा, 3 एल्किल आ जाएंगे ग्रुप नाइट्रोजन के साथ, उसे टर्सरी या 3 डिग्री बोलेंगे। और ऑब्वियसली आप 4 डिग्री को पहचान ही रहे हैं, अगर 3 डिग्री ये है तो 4 डिग्री ये होगा, ठीक है। लेकिन फाइनली आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी को जानना जरूरी है, क्वाटनरी जान रखने तो भी बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो फाइनली इसे देख लीजिए, उसे नोट कर लीजिए। भैया वीडियो को मूवी की तरह देखने से बढ़िया है आप पेन और कॉपी के साथ बैठे, पेन और कॉपी के साथ बैठते रहिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने मतलब की बातें जरूर मेंशन कर लीजिए। मैं बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो बात मैं बता रहा हूं ये भैया कोई नई बात नहीं है। आप दुनिया की कोई भी बुक्स उठा लेंगे, सारी बुक्स में ये बातें लिखी हुई हैं, आप अगर देखने का काम करें तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। फर्क बस क्या है हम में और बुक्स में, भैया बुक्स बोलती नहीं वो, और हम यहाँ आपको बोल बोल के बता रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कैसे ध्यान रखना है। तो मेक श्योर कि आप इसे केवल मूवी की तरह एंजॉय ना करें, मूवी की तरह इसे देखें ना, पेन के साथ पेपर के साथ बैठे, पेन पेपर के साथ, और इसे जो छोटी छोटी चीजें आपकी जरूरत की लगती हैं इसे नोट करते रहें। इसके साथ साथ क्या होगा, आपके पास एक नोट्स तैयार हो जाएगा, और जब आप रिवीजन कर रहे होंगे या फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे, जहां पे आपके क्वेश्चन फंसेंगे वहां पे आप पलट के इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें कि छोटी छोटी चीजें हैं, आपको हमेशा छोटी छोटी चीजें ही बहुत ज्यादा यूजफुल लगती हैं जब वो किसी क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो मेक श्योर कि आपके पास जो ये कंटेंट आ रहा है वो आप नोट साथ साथ बनाते रहें, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा यार आपको, आप अपने आप समझ में आएगा। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक पूरी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक इतने आसान होता है लेकिन कठिन कब हो जाता है पता है, जब उसमें से कोई डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। लेट्स सपोज दैट कि अगर अभी हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, नॉमेनक्लेचर पढ़ते पढ़ते हम लोग अगला पार्ट आ जाएगा आइसोमेरिज्म पढ़ लिया। अब नॉमेनक्लेचर किसी ने नहीं पढ़ा, वहां पे अगर आ गया कोई पार्ट आइसोमर्स में, भैया आएगा, बहुत चीजें आएंगी, मैं बोलूंगा वहां आइसोमर में भैया ये मैंने नॉमेनक्लेचर में बताया था, अगर नॉमेनक्लेचर आपकी मिस हो गई है तो वहां पे थोड़ा सा धुंधला लगेगा। तो मेक श्योर कि आपको धुंधला ना लगे, सब कुछ एकदम विजिबल लगे, तो उसके लिए आपके पास नोट्स का कंटेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। और लगातार जुड़े रहिए, यकीन मानिए अगर लगातार आप जुड़े रहें तो कोई भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन नहीं है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेईई मेंस के एस्पिरेंट हो, एडवांस के हो, या आप चाहे नीट यूजी के हो, ठीक है। मैं बता रहा हूं नीट यूजी जेईई मेंस वाले ऑर्गेनिक का कोई ऐसा क्वेश्चन आता ना जिसमें आपको पेन चलाने की रिक्वायरमेंट होगी। जी बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, पेन चलाने की जरूरत नहीं होती अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, ठीक है। आपके फंडामेंटल अगर स्ट्रांग है, इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते क्लियरिटी इतनी ज्यादा आ जाती है, तुरंत ऑप्शन सही वाला आपके पास आ जाता, तुरंत दिखने लगता है सही वाला ऑप्शन क्या है, ठीक है। और वो आपको मेरे साथ जुड़े रहने से थोड़े दिन बाद समझ में आएगा। जैसे जैसे अभी कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर इसमें तो अभी आप आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन करा ही नहीं रहे हो, मैं कराऊंगा यार, सारे क्वेश्चन आपके सामने एक दिन लेके आऊंगा, जितने भी जेईई में पूछे गए हैं या नीट में पूछे गए हैं या और भी बढ़िया एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक सेशन में एक वीडियो सेशन लाऊंगा जिसमें केवल आए हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन थे। उस दिन अपने आप को भी आप चेक कर पाइएगा कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस लेवल का कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या वो हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं, ठीक है। तो भैया एक बहुत ध्यान रखिए, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है और हर चीज की प्रॉपर नोट आपके पास हो ताकि आप जब बैठे तो तुरंत उसे रिवाइज कर लें, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए, विदाउट जस्ट नोट डाउन एंड इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं। तो आई होप अब आपको इन सब में कोई परेशानी नहीं होगी, इसे मैं हटा दे रहा हूं। ये प्राइमरी अमीन है, आप इसे देख ही पा रहे हो, प्राइमरी अमीन, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग IUPAC नाम लिखें कि इसका नाम क्या होगा, तो बात ध्यान रखना भैया ये क्या है, एमाइन। एक ही फंक्शनल ग्रुप यहां प्रेजेंट है तो उसका क्या लिखेंगे, सफिक्स या प्रीफिक्स, एग्जैक्टली उसका लिखेंगे सफिक्स। तो ध्यान दीजिएगा इसका मैं IUPAC नाम डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, इसका IUPAC नेम जो है जनरल फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूं, एल्केन अमाइन। एल्केन अमाइन, ध्यान दीजिएगा, एल्केन अमाइन जो भी आप पढ़ें, बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले लीजिए।
जैसे ये ले लिया, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, बस आपको लिखना आना चाहिए। मैंने बोला कि भैया आईयूपीएसी में कुछ भी आप ड्रा कर दीजिए, वो एक कंपाउंड होगा, वो कंपाउंड होगा तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई नाम होगा। अब जैसे इसमें आपने देखा सारे के सारे भैया अभी हम लोग NH2 के बारे में बात करें, यानी प्राइमरी एमीन के बारे में बात करें। नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3। अब क्या लिख सकते हैं इसमें, प्रोपेन, क्या लिख दिया, प्रोपेन 1 एमाइन, ध्यान दीजिएगा। या कोई ऐसे भी लिख सकता है क्या, 1 प्रोपेनामाइन, 1 प्रोपेनामाइन, ठीक है, दोनों बातें सही है। सिमिलरली इसमें कितने कार्बन है, 2। अब चलिए 2 कार्बन है तो 1 एथेनामाइन नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें क्या 2 एथेनामाइन आप बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, तो केवल आप इसमें लिख दोगे एथेनामाइन। इसमें जरा देखिए नंबरिंग कहां से करें, क्या यहां से करें, अरे नहीं भैया, ये फंक्शनल ग्रुप तो है, लेकिन क्या बॉक्स कैटेगरी फंक्शनल ग्रुप है कि उसी कार्बन से आप नंबरिंग करोगे जिससे ये लगा होगा, अरे नहीं, ये बॉक्स कैटेगरी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अगर आपको याद हो सीनियरिटी टेबल, तो भैया सबसे नीचे ये है, एल्कीन से ऊपर, समझ रहे हैं आप, थायो अल्कोहल के नीचे यही है, तो इसको लोएस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे, यानी यहां से नंबर कर देंगे 1 2 3 4, ये नंबरिंग कर दिया। अब क्या लिखें, ब्यूटेन 2 एमाइन, एग्जैक्टली, या 2 ब्यूटेनामाइन, जो भी आपका मन कहे, ब्यूटेन 2 एमाइन। अब फिर से भैया मैं दोनों लिख नहीं रहा हूं, इसके लिए आप ये भी लिख सकते हो, चलो एक बार लिख देता हूं, 2 ब्यूटेनामाइन, ठीक है। जरा इसको देखो, थोड़ा सा और बेटर लिखते हैं। इनमें जरा बताओ, अब इसमें NH2 भी आ गया और मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया, इसमें NH2 आ गया और Br आ गया। अरे भैया मल्टीपल बॉन्ड और NH2 में दोनों में से सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे आप, मल्टीपल बॉन्ड को या NH2 को? भैया ये टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो यू हैव टू बी देयर लोकेंट मिनिमम NH2, ठीक है। क्या आ गया, क्या आ गया, ब्यूट 3 इन 2 एमाइन, ध्यान दीजिएगा। या कोई ऐसे लिख सकता है क्या, 3 ब्यूटीन 2 एमाइन, बात देखिए आप जैसी मर्जी हो। चाहे इधर से बताइए 1 2 3 पे नंबर देना चाहेंगे या 1 2 पे? लोग कह रहे सर बिल्कुल 2 पे देंगे, क्योंकि ये NH2 Br से ज़्यादा सीनियर है। अब अल्फाबेटिकली सबसे पहले क्या लिख देंगे हम लोग, Br, क्या 3 ब्रोमो, देन ब्यूटेन के बाद 2 एमाइन। तो आप इसे देख लीजिए आराम से। NH2 के लिए नाम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, नंबरिंग इस तरह से करते हैं, ठीक है, हटा दिया जाए। इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं, सेकेंडरी अमीन पे, ठीक है, RNHR, ठीक है, RNHR। भैया अब ये दोनों में से पेरेंट चेन कौन होगा, इसके लिए आपको नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ कार्बन इन दोनों में जितना ज्यादा होगा उसमें वही पेरेंट चेन होगा। अच्छा, अब ये बात हर बात बोलना जरूरी नहीं है। अच्छा भैया, अगर इसमें इधर नंबर ऑफ कार्बन 5 है, इधर नंबर ऑफ कार्बन 4 है, लेकिन इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, तो किसको काउंट करेंगे? मल्टीपल बॉन्ड को काउंट करेंगे पैरेंट चेन में, भले ही लेंथ ऑफ कार्बन चेन छोटी हो जाए। अब ये सब बातें भैया पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग है, इसे खुद आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं इसका अगर जनरल आयुपैक नेम बताऊं, इसका अगर कोई मैं एक जनरल आयुपैक नेम बताऊं तो क्या मैं लिख सकता हूं? ध्यान दीजिएगा, इसमें भी N के साथ आपको एल्किल लिखना पड़ेगा। N एल्किल, क्या? एल्केनामाइन।
एन एल्किल एल्केनामाइन। ठीक है, लेते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे ये आ गया, अब इधर देखिए क्या है, एक कार्बन है, इधर क्या है, दो कार्बन है, तो इसी दो कार्बन को आपने क्या सेलेक्ट कर लेना है, पैरेंट चेन। क्या लिखें बताइए, एन मेथिल, क्या लिख सकते हैं, एथेनामाइन। ठीक है, कॉमन नेम क्या लिख सकते हैं, एथिल मेथिल एमीन। ध्यान दीजिएगा, कॉमन नेम इसका हो सकता है एथिल मेथिल एमीन। इस तरह से इसको, इस तरह के इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये ले लिया, अब जरा बताइए हमें क्या लिखना है, कहां से नंबरिंग करें, इस कार्बन से नंबरिंग करें या इधर से करें। अब भैया इधर ही से नंबरिंग करेंगे, ये दूसरे ग्रुप पे नंबर पे आएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन एन के साथ जो लगा हुआ है इसको पहले लिखना है। क्या इसका नाम हो जाएगा, एन एथिल, फिर पेंट वॉट 3 2 एमाइन। ध्यान दीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए। एन इथाइल, एन से इथाइल लगा हुआ, लग दिया। पेंट मतलब 5 कार्बन है, 3 पे इन लगा हुआ, भैया नाइट्रोजन का एमीन किस पे लगा हुआ, दूसरे नंबर। ठीक है, तो इस तरह से जैसे ये आ गया, इसका नाम बताइए कहां से लिखें, इसका नंबरिंग कहां से करें, यहां से 1 2 3 4 या यहां से 1 2 3 4 5। भैया हमें NH2 फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम लोकेंट देना है, तो यहां से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5। क्या नाम लिख दे इसका, एन एथिल, एन एथिल, फिर 3 मेथिल, 3 मेथिल पेंटेन 2 एमाइन, पेंटेन 2 एमाइन। ठीक है, आराम से नोट कर लीजिए इसे, फिर कुछ और आगे एग्जांपल्स देते हैं। टर्शरी एमीन्स के बारे में अगर देखें तो टर्शरी एमीन को तो आप पहचान ही गए होंगे, अब कुछ इस तरह से टर्शरी एमीन। अब इसका अगर IUPAC नाम में कोई जनरल नाम लिख दूं, इसका कोई IUPAC नाम मैं लिख दूं तो कुछ इस तरह से, क्या, N, N व्हाट डाई एल्किल, N, N डाई एल्किल, क्या, एल्केनामाइन। अब फिर से भैया वही पुरानी बात, अगर ये दोनों अलग अलग हुए तो N एल्किल N एल्किल, लेकिन उन एल्किल में जो अल्फाबेटिकली सीनियर होगा उसको पहले लिखें। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये है, अभी दोनों तरफ मैंने क्या लिख दिया, दोनों तरफ मेथिल लिख दिया। अब मेथिल लिख दिया तो क्या लिख सकते हैं, वहां से 1 2 3 क्या लिखें, N, N डाई मेथिल प्रोपेनामाइन। ठीक है, अच्छा कोई ऐसे भी लिखे N, N डाई मेथिल प्रोपेन 1 एमाइन, तब भी चलेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं, इस तरह से, अब इस तरह से लिख दिया तो फिर से आपको नंबरिंग करने के लिए थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी। नंबरिंग करने के लिए थोड़ा सा ऐसे लिख दो, थोड़ा और अच्छा लग रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जरा देखिए क्या आ गया, 3 डिग्री एमीन है तो इस एल्किल को पहले लिखना है। क्या लिखें, N एथिल, फिर N मेथिल। अच्छा कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है, मैंने देखा है पुराने कुछ बुक्स को अगर आप देखेंगे, N, N एथिल मेथिल, मैंने लिखा N, N एथिल मेथिल। उसका मतलब क्या है कि N पे भैया 2 एल्किल ग्रुप हैं, कौन कौन से, एथिल और मेथिल।
तो उस तरह से भी लिखा जा सकता है। एन एथिल, एन मेथिल, फिर क्या 2 एथिल, 2 एथिल, देन पेंटेन 2 एमाइन, पेंटेन 2 एमाइन। अब इसका दूसरा नाम मैंने क्या बोला, एन कामा एन एथिल मेथिल, लिख देता हूं अगर कहीं किसी को नजर आए तो लिख ले, देख ले, एन कामा एन ऐसे कोई लिख सकता है, एथिल मेथिल, एथिल मेथिल 2 एथिल पेंटेन 2 एमाइन। ठीक है, एक और लिखा जा सकता है लेकिन फिर मैं वो बोल नहीं रहा हूं किस तरह, थोड़ा सा ज्यादा समझने में दिक्कत हो जाएगी। सही, एन कामा 2, तो एथिल मेथिल एथिल, क्योंकि अब इसको भी संभाल दिया उसने। फिलहाल ये 2 तरीके से, जिसमें से ज्यादा फेयर आपको यही नजर आएगा। ये तो पुराना तरीका है जो ये लिखा गया है, सबसे ज्यादा ये ऊपर वाला फेयर होगा, ये पुराने टेक्निक से। क्योंकि अब अगर मैं, मुझे एक्चुअली एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, 96 या 98 में IIT में क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको कराऊंगा, फिर मैं बताऊंगा इसमें इस टेक्निक से भी बोला गया, इस टेक्निक से दोनों बोला गया, दोनों नाम फेयर है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ओके, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ये और, ठीक है, क्या होते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप नंबरिंग कर लीजिए अपने हिसाब से। जैसे इसको हम लोगों ने नंबर कर लिया, इसमें नंबर देखेंगे 1 2 2, इस तरह से नंबरिंग क्यों किया, क्योंकि NH2 सबसे पास में आएगा। 2 3 4 5, क्या लिख दिया, 4 ब्रोमो, 6 कार्बन है तो हेक्स, 5 इन 2 एमाइन, इस तरह से फाइन। इसमें जरा देखेंगे, इसमें NH2 फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे कि NH2 को मिनिमम लोकेंट मिले। ठीक है, क्या लिख दें इसके लिए, 3 मेथिल, 3 मेथिल, देन हेप्ट 4 इन 2 एमाइन। ठीक है, इस तरह से। इसमें अगर आप देखें तो ये 3 डिग्री अमीन है, पहचान गए होंगे, और तीनों इसमें एन से एथिल एथिल लगा हुआ है। अब इधर से 1 2 3 1 2 3, दोनों तरफ से 3 पोजीशन पे आ रहा, यानी 1 2 3 4 5, इस तरह से। अब क्या नाम लिखे इसका, एन कामा एन डाई एथिल पेंट 3 एमाइन। ठीक है, इस तरह से। इसमें अगर आप देखें NaHCH3 लगा हुआ है, 2 डिग्री अमीन है, तो 1 2 3 4, क्या लिख दें, एन मेथिल ब्यूटेन 1 एमाइन। ठीक है, इसको अगर आप देखें, इसे 1 2 3 क्या पढ़ेंगे, प्रोप 2 इनामाइन, या प्रोप 2 इन 1 एमाइन, जैसा भी आप ले, 1 एमाइन ऐसे भी लिखें। भैया इसका एक कॉमन नेम है, कोई मुझे बताएगा? NH2 को छुपा दूं, ये कौन सा ग्रुप है, एलाइल, तो इसका नाम होगा एलाइल एमीन। मैंने एलाइल और विनाइल का जिक्र किया है, जिसे पता ना हो पुराने लेक्चर्स जाके देखे। 1 2 3 4, ये क्या हो गया, ब्यूटा 1,3 डाई इन 1 एमाइन। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसको हम यहीं तक रखते हैं। आप अगला नॉमेनक्लेचर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, एग्जांपल्स बहुत सारे हो गए हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले पार्ट पे आते हैं, नई हेडिंग लिखिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन। नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन के बारे में क्या बोला गया, जैसे हमने एक यहाँ पे
स्ट्रक्चर ड्रा किया है, कंपाउंड ड्रा किया है। इस कंपाउंड में हमने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की चेन भी सिलेक्ट कर लिए। अच्छा इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की आएगी। यानी इस कंपाउंड में मैक्सिमम 10 कार्बन की पैरेंट चेन बनेगी जो हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा अगर ये 10 कार्बन की अपनी प्रिंसिपल कार्बन चेन है तो जरा देखिएगा ये क्या है, ये क्या है। तो ये आप इसे तुरंत देख पे आएंगे, एक ब्रांच लगा हुआ है, लेकिन ये भैया कोई नॉर्मल ब्रांच नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। अच्छा नॉर्मल और कॉम्प्लेक्स कैसे पहचानेंगे? नॉर्मल का मतलब भैया जिसे आप कुछ बोल पा रहे हो, जैसे कुछ बोल पा रहा हूं, जैसे अगर मैं इसे हटा दूं, इसे हटा दूं तो आप इसे बोल दोगे क्या? आइसोप्रोपिल। इसे हटा दूं तो क्या बोल दोगे? एथिल बोल दोगे। एथिल, आइसोप्रोपिल, ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। लेकिन जो अभी था इसको कुछ एक शब्द में आप बोल पाओगे ये क्या है? एथिल ना है, ना मेथिल है, ना ब्यूटिल है, ना पेंटिल है। मतलब जिसको आप एक बार में बोल ना पा रहे हो, इंडिकेट ना कर पा रहे हो, वही भैया क्या है? कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, कॉम्प्लेक्स चेन है। अब इसके लिए दो पॉइंट लिखे हैं रूल्स के तौर पे, से पढ़ते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है नंबर 1 असाइंड टू दैट कार्बन ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन which is directly attached to the main chain। अच्छा भैया ये जो 10 कार्बन की अपनी मेन चेन है इसमें एक कॉम्प्लेक्स चेन जुड़ा हुआ। अच्छा इस कॉम्प्लेक्स चेन में भी बोल रहा है नंबरिंग करनी पड़ेगी, और नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट करो जो कार्बन डायरेक्ट मेन चेन से जुड़ा हो, यानी नंबर 1 हमने इसे दे दिया। अच्छा अब किधर दें, इधर या इधर? भैया वही पुराना रूल। अब आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना दो, यानी 1 ये, 2 ये और ये 3। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन इज रिटन इन स्मॉल ब्रैकेट्स। यानी अब क्या करना होगा, जैसे अब हमने इसका नाम क्या लिखना होगा? सबसे पहले हमें 5 लिखना होगा। 5 क्यों? क्योंकि 5 पे ब्रांच लगा हुआ होता। अच्छा भैया अगर 5 पे कोई छोटा ब्रांच लगा होता, एथिल लगा होता, मेथिल लगा होता, ब्यूटिल लगा होता, आइसोप्रोपिल लगा होता, तो मैं ब्रैकेट नहीं लगाता, सीधे लिख देता 5 समथिंग डेकेन, 5 समथिंग डेकेन, क्योंकि डेकेन इसलिए क्योंकि 10 कार्बन है। लेकिन इस बार यहाँ पे ये क्या है भैया, इसे आप ध्यान रखेंगे, इसे हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स साइड चेन। क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स साइड चेन। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स साइड चेन जिस पोजीशन पे लगा हो उस नंबर में मेंशन करेंगे और स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। अच्छा ये क्या है? एल्किल ग्रुप तो है। अब एल्किल ग्रुप में नंबरिंग किया, क्या लिखा? 1, 2 डाई मेथिल। ध्यान दीजिएगा, 1, 2 डाई मेथिल। 3 कार्बन का चयन है, क्या लिखे? प्रोपेन या प्रोपिल? 1, 2 डाई मेथिल प्रोपिल या 1, 2 डाई मेथिल प्रोपेन। ध्यान दीजिए भैया, प्रोपेन ना लिख के प्रोपिल लिखेंगे, क्योंकि ओवरऑल ग्रुप क्या है? एल्किल ग्रुप है। तो 1, 2 डाई मेथिल प्रोपिल ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रैकेट में आपने क्या लिख दिया? कॉम्प्लेक्स साइड चेन। अब फाइनली आप क्या लिख देंगे? डेकेन। क्या लिख देंगे? डेकेन। यानी इस कंपाउंड का ये क्या आया? IUPAC नेम। ठीक है, अब फाइनली एक बार मैं सारी बातों को फिर से मिला के बोल दूं, आपको सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको असाइन देखना होगा कोई कॉम्प्लेक्स ब्रांच है कि नहीं। कॉम्प्लेक्स ब्रांच है तो उसमें भी आपको नंबरिंग करनी होगी। कॉम्प्लेक्स ब्रांच में नंबरिंग करने के लिए नंबर 1 कार्बन उस कार्बन को असाइन करेंगे जो कार्बन डायरेक्ट मेन चेन से जुड़ा हो, और उसके बाद उस कॉम्प्लेक्स चेन में भी लॉन्गेस्ट कार्बन की नंबरिंग करेंगे, जैसे ये। ठीक है, इसे आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और रूल्स लिखते हैं और कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। एक और रूल लिखा है, इसे पढ़ेंगे। इफ मोर देन 1 कॉम्प्लेक्स साइड चेन आर प्रेजेंट देन 20 ट्रिस टेट्राकिस आर यूज्ड। इफ मोर देन 1 कॉम्प्लेक्स साइड चेन आर रिपीट, मोर देन 1 कॉम्प्लेक्स चेन आर रिपीट मतलब सेम कॉम्प्लेक्स चेन की बात कर रहा है। रिपीट देन 20 ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस। ओके, मैं समझ रहा हूं आपकी भावनाओं को, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज से। आप 20 जैसे अभी तक 2 बार रिपीट करता था कोई नॉर्मल ब्रांच,
तो 2 बार के लिए डाई यूज करते थे, 3 बार के लिए ट्राई यूज करते थे, 4 बार के लिए टेट्रा यूज करते थे। इसी प्रकार अगर कॉम्प्लेक्स साइड चेन रिपीट कर रहा हो, 2 बार रिपीट करे सेम कॉम्प्लेक्स साइड चेन, तो 2 बार के लिए आप बिस यूज करेंगे, 3 बार के लिए ट्रिस यूज करेंगे, 4 बार के लिए टेट्रा किस यूज करेंगे। फिलहाल आप बिस और ट्रिस तक ही ध्यान दें, क्योंकि 4-5 अगर कॉम्प्लेक्स चेन रिपीट कर गए तो भैया संभालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादातर आपको 2 ही नजर आएंगे, या 3 हो गया बहुत हो गया, समझ रहे हैं आप। तो उसके लिए मतलब अब कॉम्प्लेक्स साइड चेन अगर रिपीट करेंगे तो उसके लिए डाई ट्राई यूज नहीं करेंगे, सिंपल ब्रांच के लिए डाई ट्राई यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स के लिए बिस ट्रिस यूज करेंगे। फाइन। जैसे अब इसमें नंबरिंग करना हो, आप नंबर कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कार्बन की अगर आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना ली, तो अगर आप देखें तो जो ब्रांच आपको ये नजर आ रहा है, जो ब्रांच आपको ये नजर आ रहा है, वही एग्जैक्टली ब्रांच आपको यहां नजर आएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर नहीं नजर आ रहा, अभी नजर आ जाएगा। समथिंग इज मिसिंग। क्या मिस है यहां पे? ये मिस है, ठीक है। अब आपको नजर आ गया होगा, ठीक है। ये अब ये जो 2 है वो दोनों आइडेंटिकल हैं। कैसे आइडेंटिकल? आप नंबरिंग कर लीजिए। मैंने बोला था कि कॉम्प्लेक्स साइड चेन में जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्ट जुड़ा उसी को नंबर 1 देते हैं, 2 और ये 3। यहां पे आइए, इसको क्या देंगे? नंबर 1 2 3, ठीक है। अब ये दोनों, ये और ये दोनों कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स साइड चेन आइडेंटिकल हैं, मतलब ये दोनों रिपीट कर रहे हैं 2 बार। अच्छा, अगर ये रिपीट करेंगे तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? बिस। चलिए शुरू हो जाइए। पोजीशन लिखिए 5,6। क्या लिखें? 5,6। क्या लिखें? डाई या बिस? डाई या बिस? ध्यान दीजिए, इसके लिए क्या लिखेंगे? बिस। स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप? अरे भैया कॉम्प्लेक्स साइड चेन क्या? 1,2 डाई मेथिल प्रोपिल, सही। लास्ट में डिकेन। देख लीजिए आराम से। 5,6 मतलब पोजीशन पे जो ब्रांच रिपीट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स है इसलिए बिस। कौन सा ब्रांच है? स्मॉल ब्रैकेट में पैरेंट चेन डिकेन, ठीक है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर और आगे बढ़ते हैं। जैसे इसे आप देख लीजिए, पहले इसे पढ़ लेंगे। इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स साइड चेन देन प्रीफिक्स इज यूज। यानी अगर कॉम्प्लेक्स साइड चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप रिपीट कर रहा है, सॉरी कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स। सबसे पहले इसमें मेन चेन सेलेक्ट करना होगा, यानी प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो अगर इसमें देखें एल्कोहल, एल्कोहल, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड सीनियर है, एल्डिहाइड से सीनियर है, तो नंबरिंग यहीं शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। यहां पे शायद कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये आपका पैरेंट कार्बन चेन बन गया, जिसमें एल्डिहाइड एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अच्छा, ये क्या हो गया? ये दोनों अगर आप देखें तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं। क्या ये नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप है? क्या ये नॉर्मल साइड चेन है जो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं? नहीं, ये कॉम्प्लेक्स है, तो हमें इसमें भी नंबर करना पड़ेगा। नंबर करने के लिए अगर आप देखें तो इसके पेरेंट चेन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी 1 और ये 2, 1 और ये 2, यानी समझ में आया कि दोनों आइडेंटिकल हैं और कॉम्प्लेक्स हैं। इसके लिए क्या यूज करेंगे? बिस। ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं और बता दूं, जैसे हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 यहां नंबरिंग कर लिया, फिर से 1 2 कर रहे हैं, तो कभी कहीं कहीं यार इसे 1 2 लिखते हैं। क्या? 1 2 लिखते हैं। आपकी मर्जी, आप भी चाहे तो 1 2 लिख सकते हैं, लेकिन ये कभी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है। अब नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखें? 4,4 क्या? बिस। 4,4 बिस, क्योंकि रिपीट कर रहा है। अच्छा, क्या लिखें? 2 हाइड्रोक्सी या 2 ऑल एथेन 2 ऑल या 2 हाइड्रोक्सी एथेनल?
एग्जैक्टली 2 हाइड्रोक्सी एथिल। ध्यान दीजिएगा, ये हमने लिख दिया 4,4 क्योंकि 2 बार 4 पे, 20 क्योंकि कॉम्प्लेक्स साइड चेन रिपीट कर रहा है। क्या है कॉम्प्लेक्स साइड चेन में? 2 हाइड्रोक्सी एथिल। इतना आप संभाल लीजिए पहले, 2 हाइड्रोक्सी एथिल। अब आगे क्या लिखना है? पेरेंट कार्बन चेन को फोकस कीजिए। पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन है? 7, यानी हेप्टेन क्या 1,7 डाई अल। हेप्टेन 1,7 डाई अल। नोट कर लीजिए आराम से और देख लीजिए, पहले तसल्ली से देख लीजिए। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स को देखा, कॉम्प्लेक्स में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था। फंक्शनल ग्रुप का हम लोगों ने क्या लिखा? प्रीफिक्स, और उसको एल्किल ग्रुप के साथ मेंशन कर दिया स्मॉल ब्रैकेट में। और लास्ट में हेप्टेन 7 कार्बन का पैरेंट चेन है। एल्डिहाइड के लिए हम लोग सफिक्स लिखते हैं अल, तो 1,7 डाई अल। नोट कर लीजिए इसे। कुछ हमने एग्जांपल्स और लिखे हैं, जरा इसे मेंशन कीजिए। सबसे पहले आप नंबरिंग कीजिए इसको। इसमें क्या नजर आ रहा है? COOH, तो नंबरिंग यही शुरू करेंगे 1 2 3 4। अच्छा, 4 के साथ 5 6 7 8 इधर चले जाएंगे तो 8 कार्बन, 5 6 7 8 9 इधर चले जाएंगे तो 9 कार्बन, यानी यही हम लोग सेलेक्ट करेंगे 5 6 7 8 9, क्योंकि इसमें भी एक मल्टीपल बॉन्ड है, इसमें भी एक मल्टीपल बॉन्ड है। अच्छा, बाय द वे इसमें मल्टीपल बॉन्ड ना होता, यहाँ होता तो भैया इधर ही निकल जाते, भले लेंथ ऑफ कार्बन चेन छोटी हो जाती। ठीक है, क्या नाम लिखेंगे इसका? अच्छा, आप बताइए, जो यहाँ पे हमें मिला अलग से, ये क्या है? नॉर्मल ब्रांच है या कॉम्प्लेक्स ब्रांच है? कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अच्छा, डबल बॉन्ड ना होता तो हम लिख देते ब्यूटिल, लेकिन हमें डबल बॉन्ड को संभालना है, यानी नंबरिंग हमें यहाँ पे भी करनी पड़ेगी 1 2 3 4। क्या लिखें बताइए? 4 पोजीशन के साथ क्या लिखें? ब्यूट 2 एनिल। ब्यूट 2 एनिल। क्यों? क्योंकि हमने एल्किल ग्रुप में एल्काइनिल ग्रुप भी पढ़ाया है आपको, ब्यूट 2 एनिल। फिर क्या? नॉन 6 इनोइक एसिड। ध्यान दीजिएगा, नॉन 6 इनोइक एसिड। या कोई ऐसे भी लिख सकता है इसको, नॉन 6 इन 1 एसिड एज यूजुअल। सिमिलरली इसमें देखिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? 1 2 3। क्या नीचे चले आएंगे 4 5 या 4 5 6 7? ध्यान दीजिएगा, एक बार प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन विथ मल्टीपल बॉन्ड, यानी 4 5 6 7। यानी इसको आप कैसे ट्रीट करेंगे? इसको हम ट्रीट करेंगे एज ए कॉम्प्लेक्स ब्रांच। ठीक है, इस तरह से। क्या लिख दे बताइए? इसके लिए लिखेंगे 3 1 हाइड्रोक्सी एथिल। 1 हाइड्रोक्सी एथिल। क्या लिख दें? फिर कितने कार्बन है? 7। क्या? हेप्ट, फिर 4 इनल। ध्यान दीजिएगा, हेप्ट 4 इनल। इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स ब्रांच में नंबरिंग करेंगे। उसके बाद जो भी कॉम्प्लेक्स ब्रांच आएगा उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, अगर आप इसमें देखें तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन रही है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। अच्छा, इसको जरा देखिए, ये क्या है? ये टर्ट ब्यूटिल है और ये दोनों क्या है? एथिल है। तो इसका 2 नाम लिखा जा सकता है इसके, कुछ इस तरह से। क्या? 3,5 डाई एथिल। ठीक है, 3,5 डाई एथिल, 4 टर्ट ब्यूटिल
हेप्टेन, ठीक है। अच्छा, कोई उस टर्ड ब्यूटिल को टर्ड ब्यूटिल ना लिख के कुछ ऐसे लिखे, कोई कॉम्प्लेक्स की तरह से ट्रीट करे, तो नंबरिंग यहाँ पे भी कर दे 1 2 कुछ इस तरह से। 3,5 डाई एथिल, फिर क्या 4 स्मॉल ब्रैकेट 1,1 डाई मेथिल एथिल देन हेप्टेन, कुछ इस तरह से, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। ब्रांच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ब्रांच भी हो अनसैचुरेशन भी हो, उस केस में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देख चुके हैं, लेकिन क्विकली देखते हैं। इफ अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल देन द पेरेंट चेन इज कंसीडर्ड व्हिच इज कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ये बात हम लोग जानते हैं कि अगर ब्रांच है अनसैचुरेशन भी है तो उस अनसैचुरेशन में मल्टीपल बॉन्ड जो डबल या ट्रिपल प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग कंसीडर करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाएंगे। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे है, लेकिन हम 8 कार्बन को ना प्रियॉरिटी देके ये नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या होगा, पेरेंट चेन, ठीक है। इस तरह की नंबरिंग, ठीक है। हम नाम इसका लिख सकते हैं 3 प्रोपिल हेप्टोनिन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर से इस मल्टीपल बॉन्ड को हमें शामिल करना है 1 2 3 1 2 3 4, यानी ऊपर से 1 2 3 4 5 6। अच्छा, नीचे से क्यों नहीं, यहां से तीसरे नंबर पे ये ब्रांच आ रहा, इधर से आते 1 2 3 4 पे ब्रांच आता, यानी दिस विल बी द आवर पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हमें नंबरिंग करना होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी बात को थोड़ी सी और आगे और बेहतर समझते हैं। इन ब्रांच्ड एल्कीन select that parent chain which is containing maximum unsaturated double or triple bond and follow properly of lowest locant rule। ये बात भी हम जानते हैं, मैक्सिमम कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड को शामिल करना है, लेकिन ये बात भी ध्यान रखना है कि उस लोकेंट में मिनिमम पोजीशन भी उसको मिले। क्या मतलब है, जरा देखते हैं। इसमें एक डबल बॉन्ड है तो प्रयास करेंगे नंबरिंग वहां से करें कि डबल बॉन्ड को मिनिमम लोकेंट मिले 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये बात हम लोग पहले भी कर चुके। क्या लिख दे बताइए, 4,5 डाई मिथाइल हेप्ट 2ईन या 2 हेप्टीन। इधर कहां से नंबरिंग करें, ऊपर से 1 2 3 4 5 6 या नीचे से 1 2 3 4 5 6। ध्यान दीजिएगा, यहां से करेंगे तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा, यहां पहले ही नंबर पे डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसको क्या लिख देंगे, प्रोपिल। ध्यान दीजिएगा, इसको लिख देंगे प्रोपिल। क्या, 4 प्रोपिल हेक्सा 1,4 डाई ई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस किया है। आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, नॉमेनक्लेचर ऑफ एमाइड को पढ़ा, नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर को भी पढ़ा, और टाइप्स ऑफ एमाइड क्या होते हैं ये भी हम लोगों ने देखा साथ साथ, और एमीन्स को भी हम लोगों ने पढ़ा, जो उसने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एमीन क्वाटनरी एमीन सबको क्लासीफाई किया, सबके नाम से देखा। उसके बाद सारे एग्जाम्पल भी हम लोगों ने किए, साथ में कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नंबरिंग कैसे करते हैं, नेमिंग कैसे करते हैं, ये सब पढ़ा है। और आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको अच्छे से कमांड आएगा आपके रूल्स पे आप और पूरे चैप्टर पे, ठीक है। अगर आपके पास कोई डाउट है तो प्लीज़ इसे आप मेंशन कीजिए,
इसे आप रिवाइज कीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, देन ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।